हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हम कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 4 जो रिलेट करता है बिजनेस सर्विसेज से, और वहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी कर दिया है। अब उस लेक्चर में हमने देख लिया था कि सर्विसेज क्या क्या होती है, उसके बारे में पढ़ा था, फीचर्स पढ़े थे। अब इस चैप्टर में हमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट सर्विसेज रहती है बिज़नेस के लिए, बिज़नेस बहुत सारी सर्विसेज यूज़ करता है, लेकिन कुछ जो इम्पॉर्टेंट मेन सर्विसेज रहती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था बैंकिंग। बैंक क्या होता है? बैंक होता है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, वो हमने देखा था। एंड उसके बाद में हम स्टार्ट करने जा रहे थे टाइप्स ऑफ बैंक्स। अब वहाँ पे हमने जस्ट ओवरव्यू ले लिया था कि टाइप्स ऑफ बैंक में हमें कौन कौन से टाइप्स पढ़ने हैं यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी डिटेल में, सारे ही बैंक पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ बैंक्स। तो अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट आ रहा है हमारा सेंट्रल बैंक। अब ये सेंट्रल मतलब सबसे मेन अथॉरिटी, जितनी भी बैंक है हमारे कंट्री में सबको लीड करेगी ये बैंक। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक है तो उसके अकॉर्डिंगली सारे ही बैंक को काम करना है। एंड दूसरा, हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई जिसे हम कहते हैं। ठीक है, अब उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। एंड आरबीआई क्या क्या काम करती है वो भी हम देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है। अब आरबीआई के जो काम है वो नॉर्मल बैंक से अलग होंगे। ठीक है, नॉर्मल बैंक क्या करती है? सीधा पब्लिक से डील करती है, पब्लिक के साथ ट्रांजैक्शन करती है। लेकिन आरबीआई क्या करेगी, सेंट्रल बैंक क्या करेगी? सीधा पब्लिक के साथ डील नहीं करेगी, उसके फंक्शंस ऑफ कोर्स अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हम कोई कंपनी में कोई किसी बॉस की बात करें तो बॉस जो काम करेगा एंड उसके जो सबॉर्डिनेट काम करेंगे उसके फंक्शंस में ऑफ कोर्स डिफरेंस रहने ही वाला है। ठीक है, बॉस के जो फंक्शन रहते हैं वो अलग ही हो जाएंगे। बॉस क्या करेगा? वो रूल्स बनाएगा, रूल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं वो देखेगा, तो उसके फंक्शंस ऑफ कोर्स डिफर करेंगे। तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक का भी सेम हो जाएगा। चलिए देखते हैं। द सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैंकिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री। एवरी कंट्री हैज़ देयर ओन सेंट्रल बैंक। देखिए, सारी ही कंट्री का खुद का सेंट्रल बैंक होता ही है। नाउ इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इज द सेंट्रल बैंक। हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक हो जाएगा आरबीआई। नाउ द आरबीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। ये ईयर बराबर से याद रखना है कि आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 1935 में हुआ था अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। नाउ सम फंक्शंस ऑफ द आरबीआई आर एज फॉलोज। अब आरबीआई क्या क्या काम करेगी वो हमें बताया है। सबसे फर्स्ट इज फ्रेम्स मॉनिटरी पॉलिसी। ऑफ कोर्स बैंक क्या करेगी? अब हेड है, एकदम मेन बैंक है, अपेक्स अथॉरिटी है, तो क्या करेगी? पॉलिसीज़ बनाएगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी। लेकिन इसके पॉलिसी किससे रिलेट करेगी? मॉनिटरी पॉलिसी होगी, फाइनेंस से रिलेट करेगी क्योंकि ये बैंक है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया फ्रेम्स मॉनिटरी पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज इश्यूज करेंसी नोट। हमारी कंट्री में जितने भी करेंसी नोट्स है वो इश्यू कौन करेगी? आरबीआई करेगी। सिर्फ उसी के पास ये अथॉरिटी है, बाकी किसी बैंक के पास नहीं है। तो इश्यूज करेंसी नोट्स, ये याद रखना है। नाउ नेक्स्ट इज एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट? जैसे हम कोई हमारा बिजनेस कर रहे हैं या तो फिर हमारी पर्सनल नीड के लिए भी हमें फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, लोन हमें चाहिए रहता है, पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम कहाँ पे जाते हैं? बैंक के पास जाते हैं। तो वैसे ही गवर्नमेंट को भी पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहाँ पे जाएगी? गवर्नमेंट जाएगी आरबीआई के पास। तो आरबीआई एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज एक्ट्स एज अ बैंकर्स बैंक टू कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया। बाकी के सारे जो अदर बैंक्स काम कर रहे हैं हमारी कंट्री में, जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक है, कमर्शियल बैंक है, काफ़ी सारे और बैंक भी हम देखने वाले हैं। तो ये सारी बैंक के लिए भी ये एज अ बैंकर काम करेगी। ठीक है, उन्हें भी रिक्वायरमेंट है तो उन्हें भी वो लोन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, चलिए अब ये हमारा सबसे पहला हो गया सेंट्रल बैंक, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। सबसे पहले सेंट्रल बैंक दिमाग में आ ही जाना चाहिए
कि ये एकदम हायर अथॉरिटी है, एपेक्स अथॉरिटी, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही सारी बैंक काम करेगी। वो जो मॉनिटरी पॉलिसी बनाएगी वो ही सब भी बैंक को फॉलो करना है, ठीक है। बाकी के फंक्शंस हो जाएंगे, इश्यूज करेंसी नोट्स, एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, एक्ट्स एज अ बैंकर टू द कमर्शियल एंड अदर बैंक्स इन इंडिया। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल बैंक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कमर्शियल बैंक के बारे में। अब ये कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक क्या करेगा? उसका मेन फंक्शन हो जाएगा एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स, ठीक है, ये उसका काम हो जाएगा। अब ये जो कमर्शियल बैंक है वो नॉर्मल जनरल पब्लिक के साथ डील करेगी, उनके साथ वो ट्रांजैक्शन करेगी कमर्शियल बैंक, ठीक है। कमर्शियल बैंक हम बहुत सारी देखते हैं, हम खुद भी उसमें अकाउंट ओपन करते ही है। जैसे कि हम बात करें HDFC है, ICICI है, बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, ये सारी ही बैंक हो जाती है कमर्शियल बैंक। अब कमर्शियल बैंक को उन्होंने आगे डिवाइड किया हुआ है 3 पार्ट में। सबसे पहला आता है पब्लिक सेक्टर, सेकेंड इज प्राइवेट सेक्टर एंड थर्ड इज फॉरेन बैंक। अब ये कमर्शियल बैंक जो है जनरल पब्लिक के साथ जो डील कर रही है वो बैंक क्या करने वाली है? डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करेगी एंड लोन देगी, ये तो उसका मेन काम हो गया। लेकिन उसी के साथ साथ वो बाकी सारे भी फंक्शंस करती है। जैसे हमने बोला है कि हमारे बिल पेमेंट्स करने हैं रेगुलरली हमारे अकाउंट से पर्टिकुलर डेट पे, तो वो भी कर देगी। और लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, बाकी बहुत सारी सर्विसेज, चेक बुक इश्यू करती है, ठीक है। ऐसी काफ़ी सारी सर्विसेज कमर्शियल बैंक जनरल पब्लिक को प्रोवाइड करती है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। द कमर्शियल बैंक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लाती है ये बैंक एंड सोशल। इकोनॉमिक कैसे लाएगी? बिजनेस इसको ग्रो करना है तो उन्हें लोन प्रोवाइड करेगी, पैसे लाएगी। एंड सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा? जैसे किसी की पर्सनल नीड है, घर खरीदना है या कोई और है, एजुकेशनल लोन प्रोवाइड करेगी, तो उससे क्या होने वाला है? सोशल डेवलपमेंट आएगा कंट्री में। तो कमर्शियल बैंक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी लाती है एंड सोशल डेवलपमेंट भी लाती है। ना कमर्शियल बैंक्स परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शंस सच एज, कौन से फंक्शंस करेगी कमर्शियल बैंक? प्राइमरी फंक्शन करेगी सबसे पहले, तो उसमें आता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ मनी, ये काम हो जाएगा प्राइमरी फंक्शन में, ये उसका मेन काम है। एंड नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी तो सबसे मेन है, सेकेंडरी में वो बैंक क्या करने वाली है? एजेंसी फंक्शन करेगी, मतलब एज एन एजेंट हमारे लिए काम करेगी। जैसे हमने बैंक में चेक डाला है तो हमारे लिए पैसे कलेक्ट करेगी बैंक, या फिर हमारे लिए बिल पेमेंट्स करेगी, ये सारे एजेंसी फंक्शन हो जाएंगे। एंड यूटिलिटी फंक्शन, जैसे कि मैंने बताया लॉकर फैसिलिटी बैंक हमें प्रोवाइड करती है, तो वो सारे आते हैं यूटिलिटी फंक्शन में। इस फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। तो कमर्शियल बैंक क्या करती है? ये सारे ही फंक्शंस हमें प्रोवाइड करती है। नाउ इन इंडिया कमर्शियल बैंक्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब ये जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स वेयर मेजॉरिटी ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट सच एज बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब ये हो जाएगा कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी, उसका कैपिटल गवर्नमेंट होल्ड करेगी, उसे हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल में हमें दिया है बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, काफ़ी सारी बैंक्स है जो पब्लिक सेक्टर जिसे हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक। ना व्हाट इज़ प्राइवेट सेक्टर बैंक? जहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोगों ने किया हुआ है, इंडिविजुअल्स ने किया है या किसी ग्रुप ने किया है, उसे हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। जहाँ पे गवर्नमेंट कैपिटल होल्ड नहीं करती है, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट वहाँ पे नहीं करती है, उसे हम बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। जैसे कि HDFC, ICICI, कोटक, ये सारे हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर बैंक। देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज एक्सिस बैंक, HDFC बैंक एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं वैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक के एंड पब्लिक सेक्टर के भी। एंड नाउ थर्ड आता है फॉरेन बैंक्स। अब ये फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं? ऐसी बैंक जिसकी मेन ऑफिस, हेड ऑफिस है आउटसाइड इंडिया,
एंड उसकी ब्रांच है हमारी कंट्री में, इंडिया में उसकी ब्रांच है, उसे हम कहते हैं फॉरेन बैंक। देखिए ना, फॉरेन बैंक्स आर दोज बैंक्स विच आर एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया बट दिस बैंक हैव ब्रांचेस इन इंडिया। उसकी ब्रांच कहाँ पे रहेगी? इंडिया में रहेगी। सच एज एग्जाम्पल में है उसका सिटी बैंक, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड एक्सेट्रा, ये सारी ही बैंक्स हो जाएगी फॉरेन बैंक्स। ठीक है, तो ये हमने देख लिया व्हाट इज़ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के बारे में देखा, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, उसे डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड फॉरेन बैंक्स। चलिए अभी नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कोऑपरेटिव बैंक। व्हाट इज कोऑपरेटिव बैंक? चलिए, अब कोऑपरेटिव नाम से हमें पता चलना चाहिए कि कोऑपरेटिव बैंक किसके लिए रहेगी। तो बैकवर्ड एरिया है, विलेज एरिया है, रूरल एरिया है, हर जगह सिचुएटेड होती है, लेकिन वहाँ पे वो लोगों को ज़्यादा हेल्प करती है, ज़्यादा उनका सेविंग इंटरेस्ट बढ़ाती है, लोगों को सेविंग करने में वहाँ पे हेल्प करती है। ठीक है, अब ये कोऑपरेटिव बैंक के बारे में हम पढ़ते हैं। इन इंडिया कोऑपरेटिव बैंक्स आर रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि कोऑपरेटिव बैंक जो सेटअप होती है, रजिस्टर होती है, उसके लिए एक्ट कौन सा है? इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। इसके अंडर उसे रजिस्टर होना है एंड रेगुलेटेड, मतलब रेगुलेटेड का मतलब वो काम करेगी किसके रूल्स के अकॉर्डिंगली? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंगली उसे काम करना है, उसके रूल्स उसे फॉलो करने हैं। नाउ कोऑपरेटिव बैंक्स आर पॉपुलर इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरिया। ज़्यादा करके यहाँ पे वो बैंक फेमस रहती है। द मेन एम ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इज टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल यूनिट। इन लोगों को कोऑपरेटिव बैंक हेल्प करती। कौन से लोगों को? जहाँ पे फार्मर्स है, फार्मर को बहुत रिक्वायरमेंट होती है लोन की, पैसों की, उनको हेल्प करती है। जो लोग एकदम बैकवर्ड है, गरीब है, ज़रूरत है उन्हें लोन प्रोवाइड करती है। तीसरा है स्मॉल स्केल यूनिट्स, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो छोटे लेवल पे बनी है, सेटअप हुई है और चल रही है और जिनको ग्रो होने के लिए पैसे रिक्वायर्ड होती है, तो वैसे लोगों को कोऑपरेटिव बैंक हेल्प करती है, लोन देती है। नाउ जनरली कोऑपरेटिव बैंक वर्क्स एट 3 डिफरेंट लेवल। अब जैसे हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा कि उसमें 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, अब यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक्स को भी 3 लेवल पे डिवाइड किया गया है। अब वो देखते हैं हम कौन कौन से लेवल्स हैं। देखिए सबसे फर्स्ट आएगा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, उसके बाद आने वाला है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड उसके बाद आएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अब ये जो रहेगा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी एकदम छोटे लेवल पे छोटी बैंक रहेगी, उसके ऊपर रहेगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑपरेटिव बैंक रहेगी, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, एंड उसके बाद उसके ऊपर हायर अथॉरिटी रहेगी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। वैसे ये बैंक चलेगी। इसके हायर लेवल ये रहेगा, इसके हायर लेवल पे ये रहेगा स्टेट लेवल पे। ना प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी के बारे में हम देखें तो प्राइमरी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स एट विलेज लेवल। ये आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये आएगा स्टेट लेवल पे, ये रहेगा विलेज लेवल पे। दे कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स एंड कॉमन पब्लिक। ठीक है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा वो कॉमन पब्लिक से, जिसके ऊपर उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा, कोऑपरेटिव बैंक ओपन हुई है तो कोऑपरेटिव बैंक के मेंबर्स बनते हैं, तो उसके मेंबर्स से भी वो डिपॉजिट कलेक्ट करेगी। नाउ दे आल्सो गेट फंड्स फ्रॉम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग। ऑफ कोर्स ये छोटी बैंक है तो ये दोनों उसे फंड प्रोवाइड करेंगे, उसे हेल्प करेंगे, बराबर। तो ये फंड प्रोवाइड करेंगे, प्लस वो मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी एंड कॉमन पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, एंड वो लोन देगी फार्मर्स को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को। चलिए ये हो गया हमारा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। नाउ नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। अब ये रहेगा इससे एक लेवल ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये बैंक सेटअप होगी। अब ये क्या काम करेगी? तो दीज बैंक्स ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, दे ऑब्टेन डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल
and also gets funds from state cooperative bank for the purpose of lending. देखिए अब ये डिपॉजिट किससे लेती है, ऑफ कोर्स जनरल पब्लिक से एक्सेप्ट करेगी, एक तो ये हो गया, एंड दूसरा ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी इससे पैसे देगी, फंड प्रोवाइड करेगी, जिससे वो फार्मर्स को एंड पुअर पीपल को लोन दे के हेल्प कर सके। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लेवल पे हमने देख लिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। थर्ड इज उससे हायर अथॉरिटी हो जाएगी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। हायर अथॉरिटी है इन दोनों से, तो ऑफ कोर्स मॉनिटर करेगी इन लोगों के काम को, ठीक है, ये एक फंक्शन हो जाएगा इसका नाम। दिस बैंक ऑपरेट्स एट स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे ये बैंक काम करेगी। दे प्रोवाइड फंड्स टू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज़ एज रिक्वायर्ड। हमने आगे भी देखा कि इन दोनों को ये पैसे देती ही है, ठीक है, तो ये इन दोनों को पैसे दे रही है। प्लस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ओवर डिस्ट्रिक्ट बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। इन दोनों का काम ये दोनों बैंक बराबर से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है वो चेक करने का काम भी इसका रहेगा, किसका, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का। तो क्लियर है यहाँ तक। ये बैंक होगी विलेज लेवल पे और इसको ये दोनों बैंक हेल्प करेगी, फंड प्रोवाइड करेगी, प्लस इसको मेंबर्स भी पैसे देंगे, डिपॉजिट्स देंगे, कॉमन पब्लिक भी डिपॉजिट करेगी बैंक में। नेक्स्ट आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। अब इसको ये बैंक हेल्प करने वाली है एंड जनरल पब्लिक से भी वो पैसे लेगी। अभी स्टेट लेवल पे बात करें तो एक तो इसका काम हो जाएगा इन दोनों को मॉनिटर करना, प्लस वो क्या करेगी, ये दोनों ही बैंक को क्रेडिट प्रोवाइड करेगी, फंड प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये हमने टाइप्स देख लिए कोऑपरेटिव बैंक के। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। देखिए अभी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जब हम बोल रहे हैं तो ये नाम पे से हमें समझ में आएगा कुछ कि ये बैंक किसे हेल्प करने वाली है, इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करेगी। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ उसकी कंडीशंस होगी, वो सेटिस्फाई हो गई तो इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे लोन मिलेगी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक से। अब ये बैंक का पर्पस क्या रहेगा, कंट्री में इंडस्ट्रीज़ को आगे लाना, ग्रो करना, ठीक है। नाउ दिस आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड। कैसे लोन ये बैंक प्रोवाइड करेगी, एक तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म, मतलब छोटी छोटी लोन ये प्रोवाइड नहीं करेगी, मीडियम टर्म के लिए एंड लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए, 6, 15 साल, 20 साल वैसी लोन देगी टू द बिजनेस फर्म्स। एग्जाम्पल ऑफ डेवलपमेंट बैंक आर, अब कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन SFC, महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन MSFC एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल्स हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के, जो नए नए बिजनेसेस ओपन होते हैं, जो या तो फिर बिजनेसेस चल रहे हैं जो कंट्री में हमारे, उसे फाइनेंस प्रोवाइड करती है। नाउ सम फंक्शंस ऑफ द डेवलपमेंट बैंक आर एज फॉलोज। अब क्या क्या काम करेगी ये डेवलपमेंट बैंक, सबसे फर्स्ट इज प्रोविजन ऑफ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेस यूनिट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। देखिए क्या करती है ये, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को। क्यों, एक तो एक्सपेंशन करने के लिए ना, व्हाट इज एक्सपेंशन, मान लो हमारी ऑलरेडी 4 ब्रांच है हमारे बिजनेस की, हम नई ब्रांचेस ओपन करना चाहते हैं और दूसरी हमें 2 ब्रांच ओपन करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो उसके लिए पैसे तो रिक्वायर्ड होंगे ही ऑफ कोर्स, क्योंकि नई जगह लेनी पड़ेगी, नई मशीनरीज चाहिए, वहाँ पे नए एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, सारी चीज़ों के लिए हमें पैसे तो चाहिए ही होंगे। तो वो लोन प्रोवाइड करेगी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। एंड दूसरा मॉडर्नाइजेशन, हमें कुछ हमारी प्रोसेस में या प्रोडक्ट में कुछ नया लाना है, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी लानी है, तो उसके लिए भी ऑफ कोर्स फंड रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसे हम कहेंगे मॉडर्नाइजेशन। तो इस चीज़ के लिए भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक क्या करेगी, फाइनेंस प्रोवाइड करती है। नाउ अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट इज अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स इशूड बाय पब्लिक लिमिटेड कंपनीज। अब जब भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी चालू होगी
तब वो क्या करेगी, शेयर्स इश्यू करेगी। तो सारे ही शेयर्स अगर पब्लिक ने नहीं लिए हैं तो वो शेयर्स कौन खरीद लेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम बोलेंगे अंडर राइटिंग फंक्शन। तो वो काम ये बैंक करेगी। नाउ नेक्स्ट इज परचेज ऑफ डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। कंपनीज क्या करती है, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स इश्यू करती है, जिसमें जनरल पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती है ताकि कंपनी के पास पैसे आए। जनरल पब्लिक जब इन्वेस्टमेंट करेगी तो क्या होगा, कंपनी के लिए वो एज अ लोन हो जाएगा। पब्लिक के पैसे उसने लिए हैं जिसके ऊपर कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, बराबर। लेकिन अगर कंपनी के डिबेंचर्स या बॉन्ड्स सेल नहीं हुए हैं, पब्लिक ने नहीं खरीदे हैं, तो कौन खरीद लेगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ताकि कंपनी के पास पैसे आ जाए, ठीक है। एंड उस डिबेंचर एंड बॉन्ड पे क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है इसको, बैंक को। तो ये 3 फंक्शन हमने देख लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के कि क्या क्या काम करेगी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। चलिए नाउ नेक्स्ट टाइप इज एक्सचेंज बैंक। चलिए अभी एक्सचेंज बैंक क्या काम करेगी। अभी एक्सचेंज बैंक कहाँ पे इसका रोल आएगा, तो जो बिजनेसेस इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं वहाँ पे रोल आएगा एक्सचेंज बैंक का, ठीक है। क्या होगा, इंपोर्ट में हमें क्या करना पड़ता है, पैसे पे करने का पड़ते हैं किसी और पर्सन को जो आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है। जब एक्सपोर्ट हम करते हैं तो हमारे पास पैसे आने वाले हैं, हमने सेल किया है दूसरी कंट्री में, ठीक है। तो अब ये सेल एंड परचेस कैसे होने वाला है, फॉरेन एक्सचेंज में होने वाला है, इंडियन रुपीज़ में तो होगा नहीं। तो यहाँ पे अब रोल आने वाला है एक्सचेंज बैंक का। तो अब ये एक्सचेंज बैंक क्या क्या काम करेगी देखते हैं। द एक्सचेंज बैंक एज वेल एज लार्ज कमर्शियल बैंक फैसिलिटेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंज बैंक्स आर बार्कलेज बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे हमें एग्जाम्पल दिए गए हैं एक्सचेंज बैंक के। नाउ सम फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज बैंक आर एज फॉलोज। सबसे फर्स्ट इज फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन। देखिए फॉरेन ट्रेड क्या हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो हमने देखा कि हमने इंपोर्ट किया या हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है अदर कंट्रीज़ में, तो वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होने वाला है। तो फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन ये काम करेगी ये बैंक। दूसरा इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। व्हाट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट, जब हम इंपोर्ट करते हैं अदर कंट्री से तो वहाँ के सप्लायर को वो मांगेगा भाई क्या गारंटी, हमने क्रेडिट पे अगर इंपोर्ट किया हुआ है तो वो बोलेगा क्या गारंटी तुम हमारे पैसे दे ही दोगे, बराबर। तो ये बैंक क्या करेगी, फॉरेन ये जो एक्सचेंज बैंक है लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करेगी उस सप्लायर को हमारे बिहाफ में कि भाई ये जो पर्सन है इंपोर्ट कर रहा है हमारी कंट्री में, वो आपके पैसे इतने टाइम में चुका देगा, उसे हम बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। तो इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट का काम करेगी फॉरेन बैंक। Now next is discounting of bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग क्या होता है, देखिए जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन होता है क्रेडिट पे होता है तो क्या होता है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को बिल ऑफ एक्सचेंज इशू करती है कि भाई इतने टाइम के बाद, मान लो 3 महीने के लिए वो बिल बना है तो भाई 3 महीने के बाद मैं आपके पैसे चुका दूंगा, ठीक है। वो पार्टी साइन कर देती है। लेकिन सामने वाले बंदे को अगर उसके पहले ही पैसे चाहिए, 3 महीने के पहले, आफ्टर 1 मंथ ही पैसे चाहिए, तो वो पर्सन क्या करेगा, तो वो पर्सन जाएगा बैंक के पास इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके और उसे बताएगा कि देखो मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है, इतने टाइम के बाद मुझे और 2 महीने के बाद मुझे पैसे मिलने वाले हैं, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट अभी है तो आप मुझे पैसे दे दो। तो बैंक क्या करेगी, डिस्काउंट करेगी बिल ऑफ एक्सचेंज को और उस पर्सन को उसी टाइम पे पैसे दे देती है एंड बाद में फ्यूचर में वो सामने वाली पार्टी से पैसे कलेक्ट कर लेती है। दैट इज़ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये काम भी करेगी एक्सचेंज बैंक। नाउ नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। जब भी हम फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से जो हमें डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है या तो फिर प्रॉफिट शेयर मिलता है, तो वो हमारी कंट्री में क्या होता है, हमें लाना पड़ता है, हमारे अकाउंट में आएगा। तो ये क्या हो गया, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा। तो ये काम भी क्या करेगी, एक्सचेंज बैंक करेगी। तो हमने एक्सचेंज बैंक के 4 फंक्शन देख लिए। फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन, इश्यू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट,
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एक्सेट्रा। चलिए ये हो गया एक्सचेंज बैंक हमने देखा। नाउ नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक। अब रीजनल रूरल बैंक नाम पे से हमें पता चलेगा कि ये सिचुएटेड कहाँ होगी, रूरल एरियाज में ये सिचुएटेड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे खाली फ़र्क क्या हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बैंक नहीं होगी, स्मॉल लेवल पे ही होगी, लेकिन इसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो कुछ प्रपोर्शन में अलग अलग रहेगा, वो हम देखते हैं कि वो क्या होगा। रीजनल रूरल बैंक RRBs वर एस्टैब्लिश्ड इन 1975। अब ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, याद रखना है 1975। These banks are sponsored by large public sector banks. The capital of RRB is contributed by, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी यहाँ पे 50%, स्टेट गवर्नमेंट करेंगी 15% एंड स्पॉन्सर्ड बैंक करेगी 35%। ऐसे इसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा। सेंट्रल बैंक का होगा 50%, वो तो सीधा हाफ उसका ही हो गया। उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी 15% का, एंड बाकी की अदर बैंक जिसको करना है 35% का इन्वेस्टमेंट उनका रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज RRBs क्या करती है, RRBs मोबिलाइज डिपॉजिट्स प्राइमरीली फ्रॉम रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज एंड प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांस मोस्टली टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड रूरल आर्टिजन्स। इन लोगों को ये लोन प्रोवाइड करती है। किसके पास से डिपॉजिट्स लेगी, रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ के लोगों की जो डिपॉजिट्स है उसे वो एक्सेप्ट करेगी एंड बाद में वो लोन प्रोवाइड करेगी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड रूरल आर्टिजन्स, मतलब टोटली विलेज एरिया पे लोगों को ये लोन प्रोवाइड करेगी। तो ये हो गया हमारा रीजनल रूरल बैंक। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा सेविंग बैंक। अब सेविंग बैंक नाम पे से पता चल जाएगा कि इसका मेन एम क्या होगा, लोगों की सेविंग हैबिट को बढ़ाना। ठीक है, तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेविंग बैंक इज टू एनकरेज सेविंग। देखिए सबसे मेन उसका ऑब्जेक्ट जो हम बोलते हैं गोल, वो ही यही है, सेविंग इंक्रीज करना लोगों की, स्पेशली इन रूरल एरियाज। ये भी सिचुएटेड होगी इन रूरल एरियाज। नाउ एग्जाम्पल ऑफ सच बैंक्स इंक्लूड, एग्जाम्पल है पोस्टल सेविंग बैंक, कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। इन सभी बैंकों को हम सेविंग बैंक कह सकेंगे क्योंकि ये क्या करती है, लोगों के सेविंग हैबिट को बढ़ाती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ये हमारा 7th टाइप हमने पढ़ा, सेविंग बैंक। नाउ नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट बैंक। चलिए अभी ये कुछ नया हो रहा है, इन्वेस्टमेंट बैंक। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट बैंक? अब एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो सीधा जनरल पब्लिक के साथ डील नहीं करेगी। तो अब ये क्या करने वाली है इन्वेस्टमेंट बैंक? तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस देगी। किसे एडवाइस देगी? बड़े बड़े बिजनेसेस है या तो फिर गवर्नमेंट है जो किसी प्रोजेक्ट में या किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि चलिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये बैंक क्या करेगी, प्रॉपर रिसर्च करेगी, रिपोर्ट्स प्रिपेयर करेगी एंड उसके बेस पे वो एडवाइस प्रोवाइड करेगी कि भाई दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, मान लो ABC लिमिटेड है, उसको दूसरे XYZ लिमिटेड में इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस बैंक में अगर वो जाता है तो वो हेल्प करेगा, ये बैंक हेल्प करेगी, उनको सारे रिपोर्ट्स बना के देगी कि भाई आपको उसके बाद वो एडवाइस देगी कि आपको XYZ लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। दिस बैंक्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी असिस्टेंस टू देयर कस्टमर्स। देयर क्लाइंट्स जनरली इंक्लूड, इसके क्लाइंट्स कौन होंगे, बिजनेस फर्म्स होंगी एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे। नाउ इन्वेस्टमेंट बैंक्स फैसिलिटेट्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। देखिए इन्वेस्टमेंट बैंक्स फैसिलिटेट्स मर्जर्स एंड एक्विजिशंस बाय अंडरटेकिंग रिसर्च एंड प्रोवाइडिंग एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। क्या करती है ये, मर्जर और एक्विजिशन में हेल्प करती है। व्हाट इज मर्जर? दो कंपनी
मर्ज होके नई बनी, जैसे ए कंपनी है बी कंपनी है, दोनों मर्ज होके ए बी कंपनी बन गई, मर्जर बोलेंगे हम। एक्विजिशंस क्या होता है, ए कंपनी है बी कंपनी है, अब ए कंपनी ने बी कंपनी को ये खरीद लिया तो उसे हम बोलेंगे एक्विजिशंस, ठीक है। तो अब ये टोटली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हो गए। तो ये डिसीजन लेने में वो बैंक क्या करेगी, रिसर्च करेगी एंड एडवाइस देगी उनके क्लाइंट्स को। जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स डू नॉट डायरेक्टली डील विथ जनरल पब्लिक। देखिए सीधा जनरल पब्लिक से ये डील नहीं करेगी, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक। अब इस स्पेशलाइज्ड बैंक का मतलब क्या होगा कि ऐसी बैंक जो कोई पर्टिकुलर पर्पस के लिए ही काम कर रही है, या पर्टिकुलर हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही काम करेगी, जैसे कि एग्रीकल्चर की हम बात करें या इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें, तो वो उसी के लिए ओपन होगी, उसी के लिए काम करेगी। तो अब ये स्पेशलाइज्ड बैंक में अलग अलग उसके अंदर हमें उसके टाइप्स पढ़ने हैं। तो दिस बैंक cater to the requirement and provides overall support for setting up business in specific areas। देखिए स्पेसिफिक एरियाज के लिए ये बनाई गई है। सबसे फर्स्ट उसमें आता है एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अब नाम पे से हमें पता चलेगा एग्जिम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेटेड ही ये होगा टोटली। व्हाट इज़ एक्सपोर्ट, हम हमारी कंट्री से अदर कंट्री में सेल करते हैं, एक्सपोर्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ इंपोर्ट, अदर कंट्री से हम हमारी कंट्री में परचेज करते हैं, इंपोर्ट हो जाएगा। तो नाउ दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर्स एंड इंपोर्टर्स and functions as principal financial institution for coordinating the working of institutions engaged in financing export and import of goods and services with a view to promoting the country's international trade। देखिए खुद तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देने ही वाली है एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स को, लेकिन ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे भी होंगे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन का काम भी ये बैंक चेक करती रहेगी, उनको भी वो मॉनिटर करेगी। क्यों करेगी, फॉर प्रमोटिंग द कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। हमारी कंट्री का ये जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो बढ़ना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, वो ग्रो करने के लिए ये बैंक काम करेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देख लिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के बारे में। नेक्स्ट इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम कहेंगे सिडबी। अब नाम पे से हमें समझेगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। कैसे इंडस्ट्रीज़ को ये हेल्प करेगी, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को हेल्प करेगी, बहुत बड़ी बड़ी नहीं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हुए हैं नहीं, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ जो ओपन होती है छोटे छोटे लेवल पे, उनको ये हेल्प करेगी। जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती है एंड जहाँ पे लोग खुद से काम करते हैं, वैसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को ये हेल्प करेगी। तो नाउ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सेट अप ऑन 2 April 1990 under an act of Indian Parliament, acts as principal financial institution for promotion, financing and development of micro, small and medium enterprise MSME sector, as well as for coordination of function of institutions engaged in similar activities। देखिए जब भी सिडबी का नाम आएगा तो आपको MSME याद रखना है। व्हाट इज़ MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे बिजनेसेस, बहुत ही छोटे, उसके बाद स्मॉल छोटे छोटे एंड मीडियम साइज़ के। यहाँ पे खाली हम लार्ज स्केल पे जो बिजनेसेस चालू होते हैं, लार्ज स्केल पे जो इंडस्ट्रीज बनती है उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, बाकी की इंडस्ट्रीज़ को ये हेल्प करेगी। एंड दूसरा ऐसे इंस्टीट्यूशन जो MSME को हेल्प कर रहे हैं उनका काम भी ये मॉनिटर करेगी, उनको भी ये सुपरवाइज करेगी, ठीक है। तो ये काम हो जाएगा सिडबी का, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे हम कहेंगे नाबार्ड, ठीक है। अब ये नाबार्ड के बारे में भी ये चीज़ याद रखनी है कि ये भी सीधा
डायरेक्टली जनरल पब्लिक से डील नहीं करेगा, ये क्या करेगा, कुछ रेगुलेशंस बनाने वाला है, रूल्स बनाने वाला है। अब ये किसके थ्रू काम करेगी वो हम देखते हैं। नाबार्ड क्या करेगी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इट इज़ एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर। देखिए अब ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन हो रहा है, मेन अथॉरिटी हो रही है किसके लिए, फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर, एग्रीकल्चर का जो काम होता है एंड रूरल सेक्टर पे जो बिजनेसेस होंगे। नाउ नाबार्ड प्रोवाइड्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट, दोनों ही ये देगा थ्रू रीजनल रूरल बैंक। देखिए डायरेक्टली जनरल पब्लिक के पास डील नहीं करेगा, ये किसके थ्रू काम करेगा, आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक, जिसे हमने आगे ऑलरेडी पढ़ा। नाउ इट इज़ कंसर्न विथ पॉलिसी प्लानिंग, क्या करेगा, ये पॉलिसीज बनाएगा, एंड ऑपरेशंस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड क्रेडिट फॉर अदर एक्टिविटीज इन रूरल इंडिया। नाउ इट प्रोवाइड्स फाइनेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू द इंडिविजुअल। देखिए अब ऑफकोर्स ये एपेक्स अथॉरिटी है तो ये क्या करेगी, पॉलिसीज बनाने वाली है एंड रूल्स बनाएगी। अब किस रिलेटेड रूल्स बनाएगी, क्रेडिट देनी है इसके रिलेटेड बनाएगी। क्रेडिट किसके थ्रू देगी, रीजनल रूरल बैंक के थ्रू वो क्रेडिट देने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हो जाएगा नाबार्ड का। ठीक है, चलिए तो ये हमने पढ़ा स्पेसिफिक बैंक के बारे में, जो कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ही डील करती है, बाकी सारे एरियाज़ के लिए ये काम नहीं करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने देख लिया है व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ बैंक, ये हमने पढ़ लिया कि क्या क्या अलग अलग टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं, और ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग। अब बैंकिंग तो बहुत सालों से हो रहा है, बहुत सालों पहले से स्टार्ट हुआ था बैंकिंग, अभी भी चल रहा है, डे टू डे कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते ही रहते। तो अब यही उन लोगों ने हमें बताने जा रहे हैं कि न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग क्या है, नई सिस्टम क्या आ रही है बैंकिंग के अंदर। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ पढ़नी है, एक तो है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड दूसरा हमारा आने वाला है पेमेंट बैंक। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। चलिए अब स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम पे से हम पढ़ेंगे स्मॉल फाइनेंस ये देगा। ठीक है, किसे देगा, जहाँ पे बैंक फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे ये लोगों को हेल्प करेगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है इसके लिए इंफॉर्मेशन। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आर टाइप ऑफ नीश बैंक्स इन इंडिया। दिस आर बैंक्स विथ स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस। देखिए इनके पास लाइसेंस ही कैसा है, स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस है, एंड प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विस ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग। ये बहुत छोटी बैंक है तो ये बहुत सारे फंक्शंस नहीं करेगी, ये क्या करेगी, लोन डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी एंड लोन दे देगी। नाउ नेक्स्ट इज the aim behind this bank is to provide financial inclusion to sections of economy not being served by other banks such as small business units, small and marginal farmer, micro and small industries and unorganized sector entities। देखिए ये सारे लोग जिनको बैंक फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है तो उनको कौन हेल्प करने वाला है, स्मॉल फाइनेंस बैंक उन्हें हेल्प करने वाला है। नाउ एग्जिस्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFC, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन MFI एंड लोकल एरिया बैंक्स कैन अप्लाई टू बिकम स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये सारी जो बैंक्स चल रही है हमारी कंट्री में वो अप्लाई कर सकती है स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने के लिए, एंड उसके बाद उन्हें लाइसेंस मिल जाता है। Now this banks can be promoted either by individuals, corporates, trust और societies। ठीक है, ये सारे लोग उसे प्रमोट कर सकते हैं, मतलब उसको आगे ला सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Now they are established as public limited companies in private sector under Companies Act 2013। ये सेटअप के बारे में बताया है। They are governed by provision of Reserve Bank of India Act 1934
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 किसके रूल्स इसे फॉलो करने हैं, तो ये 2 एक्ट के अंडर अकॉर्डिंगली उसे काम करना है, मतलब देखिए गवर्न्ड बाय, इनके अकॉर्डिंगली ये बैंक काम करेगी। देयर इज़ नो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन फॉर दिस बैंक। टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन मतलब जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन इस बैंक के लिए नहीं होगा, कहीं पे भी वो सेटअप हो सकती है। Now they were set up with the twin objective of providing an institutional mechanism for promoting rural and semi-urban saving and for providing credit for viable economic activities in local areas। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया है, जिसे उन लोगों ने आगे हमें पॉइंट में बताया है। देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या रहेगा, तो प्रोविजन ऑफ सेविंग बढ़ाना, किसकी, अनरिजर्व्ड, अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व्ड सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। देखिए ऐसे जो लोग हैं जिन्हें बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, अनसर्व्ड है, अनडिजर्व्ड है, सेम हो जाएगा, जिसको नहीं मिल पा रही है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये हेल्प करेगा। दूसरा, सप्लाई ऑफ क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस यूनिट, छोटे छोटे जो बिजनेसेस ओपन हो रहे हैं उनको क्रेडिट देगा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज मतलब कि जो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं किए, जैसे कि हम रिलायंस टाटा बिजनेसेस की बात करें, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज बिजनेस है कि चलो उनके कितने ब्रांचेस है, ये सारी चीज़ें हमें पता है, प्रॉपरली रजिस्टर्ड है, ऑर्गेनाइज है। अब कुछ कुछ बिजनेसेस अनऑर्गेनाइज रहते हैं, तो वैसे बिजनेसेस को ये हेल्प करता है। अब इनका एग्जाम्पल क्या है, तो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सारे ही एग्जाम्पल्स हो जाएंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक के, जो काफ़ी सारे लोगों को हेल्प करते हैं। किन किन लोगों को, अब यहाँ पे हम लोगों ने वो देख लिया, छोटे छोटे बिजनेसेस हैं या जिन लोगों को बैंकिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वैसे लोगों को ये हेल्प करेगा। नाउ नेक्स्ट इज पेमेंट बैंक। ये एक टाइप हमने देख लिया न्यू मॉडल्स ऑफ बैंकिंग में। दूसरा आता है पेमेंट बैंक। अब ये पेमेंट बैंक जो बताया गया है, ये पेमेंट बैंक भी सारे काम नहीं करेगा, कुछ इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे, ठीक है। अब क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे वो हम देखते हैं। तो इट इज़ अ न्यू मॉडल ऑफ बैंकिंग, इट इज़ कॉन्सेप्चुअलाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारी आरबीआई ने ही इसका कॉन्सेप्ट लाया है। द मेन एम इज़ टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विस टू स्मॉल बिजनेस एंड लो इनकम पीपल। ये दो लोगों के लिए काम करता है, जिनकी इनकम कम है और जिनके बिजनेसेस बहुत छोटे लेवल पे ओपन हो रहे हैं। Now it is like any other bank as it can carry out most of the banking functions such as remittance service, mobile banking, ATM कार्ड, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जैसे हम नॉर्मल कमर्शियल बैंक में यूज़ करते हैं, नेट बैंकिंग है, ATM है, डेबिट कार्ड है, वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आने वाले हैं, जैसे कि बट इट इज़ नॉट अलाउड टू इश्यू लोन। देखिए ये बैंक क्या करेगी, लोन इश्यू नहीं करेगी एक तो, दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं देगी। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये दो उसके एक डिसएडवांटेज हो जाएगी कि एक तो वो लोन नहीं देगी, दूसरा क्रेडिट कार्ड नहीं देगी। सिमिलरली इट कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट ओनली अप टू 1 लाख। हम नॉर्मल पब्लिक जो डिपॉजिट करती है बैंक में जाके पैसे, वो डिपॉजिट कहाँ किस हद तक वो एक्सेप्ट करेगी, अप टू 1 लाख, उसके बियॉन्ड नहीं। अब डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे डिपॉजिट कि हम कभी भी जाके विड्रॉ कर सकते हैं बाय चेक या व्हाटएवर, हमने कैश विड्रॉ कर दिया तो ऑन डिमांड, अभी हमें चाहिए तो हमने जाके ले लिया। अब जैसे कि फिक्स डिपॉजिट रहता है, वो डिमांड डिपॉजिट नहीं है, उसका फिक्स टाइम पीरियड रहता है, तभी हमें पैसे मिलते हैं, तो वो डिमांड डिपॉजिट नहीं होगा। अब ये डिमांड डिपॉजिट कहाँ तक एक्सेप्ट करेगा, अप टू 1 लाख। नाउ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिव पेमेंट बैंक्स टू द डेट। अब यहाँ पे हमारी कंट्री में आज की डेट में इतने पेमेंट बैंक बनाए गए हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। चलिए अब ये नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हमारा, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। यहाँ पे हमें पेमेंट बैंक का पूरा डिटेल दिया था उन लोगों ने। तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, बहुत सारे कमर्शियल बैंक फंक्शंस करती है
और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हमें देती है जो हम यूज़ करते हैं। तो उसे हम पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन उसे हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो स्टूडेंट्स आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।